11वां पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न हैं, जिसमें अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। अनुच्छेद 39 ख सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39 ग धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 क पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और पशुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे अनुच्छेद 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना। नोट: राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन के.टी. साहा का है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार। जो नीति निर्देशक सिद्धांत यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है और मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। समाज की भलाई के लिए है नीति निर्देशक सिद्धांत और व्यक्ति के अधिकार के लिए है सब मौलिक अधिकार। नीति निर्देशक सिद्धांत राजनीतिक मान्यता है और मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, जबकि मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है और मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। 12वां पॉइंट है इसका मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह स्मृति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी
के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। पहला, प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और इसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और इसे अक्षुण्ण रखे। चौथा, देश की रक्षा करे। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। छठवां, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। 11वां, माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना 86वां संविधान संशोधन के तहत। 13वां पॉइंट है इसका, संघीय कार्यपालिका। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होता है जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। नोट, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54, इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्थाओं के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। भारत के राष्ट्रपति नाम और उनका कार्यकाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26/1/1950 से 13/5/1962 तक। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 10/5/1962 से 13/5/1967 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13/5/1967 से 3/5/1969 तक। वीवी गिरी 24/8/1969 से 24/8/1974 तक। फ़खरुद्दीन अली अहमद 24/8/1974 से
11/2/1977 तक। नीलम संजीव रेड्डी 25/7/1977 से 25/7/1982 तक। ज्ञानी जैल सिंह 25/7/1982 से 25/7/1987 तक। आर वेंकटरमन 25/7/1987 से 25/7/1992 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25/7/1992 से 25/7/1997 तक। के आर नारायण 25/7/1997 से 25/7/2002 तक। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 25/7/2002 से 25/7/2007 तक। प्रतिभा पाटिल 26/7/2007 से 26/7/2012 तक। प्रणव मुखर्जी 25/7/2012 से 25/7/2017 तक। रामनाथ कोविंद 25/7/2017 से अब तक। नोट: VV गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक एवं BD जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 56 के अनुसार पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत की मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग कर सकता है। पहला, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा। यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। दूसरा, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर। अनुच्छेद 61 महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61(1) में उल्लेखित है, वह है संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद की किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर हो। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 62(1) किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज्य अंतराल न होने पाए, इसीलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 56(1)(ग) ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा।
अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 ईस्वी पारित किया, जो यह उपबंधित कराता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करे। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपये है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। पहला, नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। पहला, भारत का प्रधानमंत्री। दूसरा, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों। तीसरा, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चौथा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। पांचवा, राज्यों के न्यायालय। छठवां, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त। सातवां, भारत के महान्यायवादी। आठवां, राज्य के मध्य समन्वयन के लिए अंतर्जातीय परिषद के सदस्य। नौवां, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों। 10वां, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों। 11वां, वित्त आयोग के सदस्यों। 12वां, भाषा आयोग के सदस्यों। 13वां, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों। 14, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों। 15, भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों। 16वां, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों आदि। दूसरा, विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इससे निम्न विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहला, संसद के सत्र का आहूत करने, सत्रवासन करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार। दूसरा, संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति। तीसरा, लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति। चौथा, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनाता है। पांचवा, संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। ए, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक। बी, धन विधेयक अनुच्छेद 110। तीसरा, सी, संचित विधि में व्यय करने वाले विधेयक अनुच्छेद 117(3). डी, ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक। ई, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम का निर्बंध लगाने वाले विधेयक अनुच्छेद 304। छठवां, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। अनुच्छेद 108। नोट,
किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं, अनुच्छेद 113(3) के अनुसार। तीसरा, संसद सदस्यों के अनुन्नय का अधिकार। जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्यों के रूप में नामित कर सकता है, अनुच्छेद 331। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है, अनुच्छेद 80(3). चौथा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिगम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं, तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। पांचवा है सैनिक शक्ति। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। छठवां, राजनीतिक शक्ति। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन भी करता है। सातवां है क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है, जैसे मृत्युदंड का लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। प्रविलंबन में किसी दंड पर, विशेषकर मृत्युदंड, रोक लगाना ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी के सज़ा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सज़ा को कम कर देना। नोट: जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती है। आठवीं शक्ति, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्री परिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। पहला, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, अनुच्छेद 352। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात, अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन। तीसरा, वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 न्यूनतम अवधि 2 माह होती है। 9वां, राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। 10वां, राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय
लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था। 3 वर्ष पश्चात 1989 ईस्वी में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला किया था। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। योग्यता: कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वह पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, चौथा निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, पांचवा वह संसद के किसी सदन या राज्य की विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 66। पहला, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। नोट: संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति नाम और उनका कार्यकाल: डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 1962 ईस्वी तक। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत थे। दूसरा, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक। वीवी गिरी 1967 से 1969 तक। गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974।
B.D. जैती 1974 से 1979, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984, R. वेंकटरमन 1984 से 1987, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992, K.R. नारायण 1992 से 1997, कृष्णकांत 1997 से 2002, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 10/8/2007 तक, हामिद अंसारी 11/8/2007 से 11/8/2017 तक, M. वेंकैया नायडू 11/8/2017 से अब तक। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु कुछ कंडीशन। ए. उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। बी. उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाए जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित कर दिया गया है और जिसे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड की प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। तीसरा, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपने पद ग्रहण नहीं कर लेता। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर इसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियों, उन्मुक्तियों, उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होता है। नोट: जिस किसी कालावधि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद की कार्यों को नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्तियां राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगी। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। अनुच्छेद 75(4)
मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। अनुच्छेद 75(5) सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्जातीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होती है। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। नोट: प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में, प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री JL नेहरू का रहा था। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे थे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। वे ऐसे पहले व्यक्ति रही जो 2 अलग अलग विधियों में प्रधानमंत्री रही थी। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुई और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए थे। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो मात्र 13 दिन अपने पद पर थे। भारत के प्रधानमंत्री, उनका नाम और कार्यकाल। जवाहरलाल नेहरू 15/8/1947 से 27/5/1964 तक इनका कार्यकाल था। इनका सबसे लंबा कार्यकाल था 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन। लाल बहादुर शास्त्री 9/6/1964 से 11/1/1966 तक। इंदिरा गांधी 24/1/1966 से 24/3/1977 तक। मोरारजी देसाई 24/3/1977 से 28/7/1979 तक। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह 28/7/1979 से
14/1/1980, इंदिरा गांधी 14/1/1980 से 31/10/1984, राजीव गांधी 31/10/1984 से 2/12/1989, विश्वनाथ प्रताप सिंह 2/12/1989 से 10/11/1990 तक। विश्वनाथ प्रताप सिंह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर 10/11/1990 से 21/6/1991, पी.वी. नरसिम्हा राव 21/6/1991 से 16/5/1996 तक। पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी 16/5/1996 से 1/6/1996 तक, सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का। H.D. देवगौड़ा 1/6/1996 से 21/4/1997 तक। पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य H.D. देवगौड़ा। I.K. गुजराल 21/4/1997 से 19/3/1998, अटल बिहारी वाजपेयी 19/3/1998 से 13/10/1999, अटल बिहारी वाजपेयी 13/10/1999 से 22/5/2004 तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह 22/5/2004 से 26/5/2014 तक, नरेंद्र मोदी 26/5/2014 से अब तक। 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 ईस्वी तक एवं 11 जनवरी 1966 से 26 जनवरी 1966 ईस्वी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे थे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। मंत्रिमंडल एवं सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है तथा मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। नोट: मंत्रियों को वित्तीय संसाधन का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा किया जाता है।